हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्लेटो और प्लेटो के सिद्धांतों में हमने उसका न्याय सिद्धांत और शिक्षा सिद्धांत पढ़ लिया है। प्लेटो ने अपने विचारों को विस्तार से व्यक्त किया है और उसका जो क्षेत्र रहा है वो बहुत ही व्यापक रहा है। तो उसने जो न्याय का सिद्धांत व्यापक क्षेत्र में दिया था, शिक्षा का सिद्धांत भी व्यापक रूप में लिया था, उसी रूप में उसने जो अपने विचार व्यक्त किए साम्यवाद के सिद्धांत के रूप में, तो वहां पर भी जो प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत है वो भी काफी व्यापक रूप में ही उसने लिया है। हमें ज्ञात है कि प्लेटो एक दार्शनिक था और दार्शनिकता की वजह से ही उसने अपने सिद्धांतों को व्यवहारिकता देने में कहीं ना कहीं उससे चूक हुई है और उसने इस सिद्धांत में जो साम्यवादी सिद्धांत के नाम से प्रचलित है, तो प्लेटो ने अपने साम्यवादी सिद्धांत में फिर से वही भूल की है कि उसने काल्पनिकता या दार्शनिकता को बहुत अधिक महत्व दिया है और व्यवहारिकता से कहीं दूर होता चला गया है। तो क्या था उसका साम्यवादी सिद्धांत, उसे अब हम पढ़ेंगे। कि प्लेटो का ऐसा मानना था कि जहां उसने 50 वर्ष शिक्षा देने के बाद जो शासक वर्ग तैयार किया है वो कहीं चूक ना कर बैठे, कहीं वो किसी प्रलोभन में ना आ जाए, कहीं उसका जो उसकी मानसिकता है वो कहीं बदल ना जाए, करवट ना ले ले, इसलिए उसने इस साम्यवाद का प्रतिपादन किया। तो प्लेटो का ऐसा मानना था कि शासक वर्ग को पूर्ण रूप से कैसा होना चाहिए, बिल्कुल शांत दिमाग से वो अपना कार्य करे और यदि उसके ऊपर कोई भी बंधन नहीं रहेगा, उसके पास कोई ऐसा उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी नहीं रहेगी जिसको करने के लिए वो विवश हो, तभी उसका जो शासक है वो शासक वर्ग जो है वो अधिक श्रेष्ठता से कार्य कर पाएगा। ऐसे विचार रखता था प्लेटो। तो प्लेटो ने अपने इसी शासक वर्ग को और अधिक श्रेष्ठता से कार्य करने हेतु इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे उसने 2 भागों में विभाजित किया। पहला जो उसका साम्यवादी सिद्धांत था वो संपत्ति विषयक साम्यवाद कहलाता है और उसका जो साम्यवाद नंबर 2 था वो परिवार विषयक साम्यवाद कहलाता है। साम्यवाद का अर्थ हम जानते हैं सामान्य रूप से कि साम्यवाद क्या है। साम्यवाद समानता की बात करता है और समानता से जुड़ी हुई चीजें को ही हम सामान्य अर्थों में साम्यवाद से जोड़ते हैं। कि जैसे ईश्वर ने हम सबको 2 आंखें दी, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, तो ईश्वर ने हम सब में साम्यवाद की व्यवस्था को अपनाया। ये एक सामान्य सी बात है उदाहरण के लिए, तो ये समानता की बात है। तो प्लेटो ने जो साम्यवाद किया उसमें पहला सिद्धांत जो है उसका संपत्ति विषयक साम्यवाद का है। तो संपत्ति विषयक साम्यवाद का अर्थ क्या होता है कि संपत्ति सब में समान रूप से बंटनी चाहिए, ऐसा उसके विचार थे। और दूसरा उसने जो साम्यवाद किया वो परिवार विषयक साम्यवाद किया कि शासक वर्ग का कोई परिवार नहीं होना चाहिए। यदि परिवार होगा तो कहीं ना कहीं वो कार्यों में निपुणता लाने में असमर्थ हो जाएगा, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारी उठाते उठाते उसे शासक वर्ग जो है, जो जिसके ऊपर राज्य की या राष्ट्र की जिम्मेदारी है, वो उस जिम्मेदारी को निभाने में कहीं ना कहीं असक्षम असक्षम साबित हो सकता है उसके पास समय का अभाव रहे, क्योंकि परिवार पहले आता है और राज्य और राष्ट्र बाद में आता है, ऐसा प्लेटो का मानना था। इसीलिए उसने 2 प्रकार के साम्यवाद किए, पहला संपत्ति विषय, दूसरा परिवार विषय। तो पहले हम क्या है प्लेटो का साम्यवाद सिद्धांत वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद संपत्ति विषयक साम्यवाद क्या था उसे पढ़ेंगे। तो प्लेटो ने अपनी कोटेशन के माध्यम से यह समझाया कि साम्यवाद के बिना विवेक निष्क्रिय हो जाता है, यह सुरक्षा रक्षक को भी भेड़िया बना सकता है।
कि क्या होगा, यदि साम्यवाद नहीं होगा तो विवेक कैसा हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। और फिर जो सुरक्षा रक्षक है, यानी जो हमारा सुरक्षा करने वाले लोग हैं, वो भी भेड़िए बन सकते हैं, ऐसा प्लेटो का मानना था। तो प्लेटो शिक्षा के सिद्धांत द्वारा शासक वर्ग में यह भावना भरता है कि वह राज्य की एकता व सुदृढ़ता को बनाए रखेंगे और उसका सर्वोच्च एकमात्र कार्य द्वारा ही उसका निष्पादन होगा। प्लेटो को आशंका थी कि व्यक्ति परिवार और संपत्ति के आकर्षण में फंसकर निजी स्वार्थों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर सामाजिक जीवन के प्रति कर्तव्यों की अवहेलना कर सकता है। उसकी सोच देखिए, कितनी उच्च सोच को वो रखता था कि उसको आशंका थी। क्या आशंका थी? कि व्यक्ति परिवार और संपत्ति का आकर्षण में फंस सकता है और इसी आकर्षण में वो अपने निजी स्वार्थों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे सकता है। अतः वह सामाजिक जीवन से भी अपने कर्तव्यों की अवहेलना कर सकता है। अतः प्लेटो ने इस बाधा को दूर करने के लिए साम्यवाद के रूप में 2 सुझाव दिए और वो सुझाव ही इसके साम्यवाद कहलाते हैं। पहला जो सुझाव था वो था संपत्ति विषयक साम्यवाद और दूसरा सुझाव था परिवार विषयक साम्यवाद। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि प्लेटो ने क्या कहा कि परिवार और संपत्ति के आकर्षण में आकर व्यक्ति यानी शासक वर्ग का व्यक्ति अपने सर्वोपरि कर्तव्य से विमुख हो सकता है। डर था उसे, तो उस विमुखता की को जो डर है या उस अवहेलना की डर को मिटाने के लिए प्लेटो ने 2 ये जो बाधा थी उसके लिए 2 उपाय दिए, 2 सुझाव दिए कि यदि संपत्ति का साम्यवाद कर दिया जाए और परिवार का साम्यवाद कर दिया जाए तो शासक वर्ग के पास कोई समस्या रहेगी ही नहीं और वो आसानी से अपने जो राज्य के कार्य हैं उन कार्यों को अधिक श्रेष्ठता से कर पाएगा। तो इसीलिए उसने पहला जो सिद्धांत दिया संपत्ति का सिद्धांत, संपत्ति विषयक साम्यवाद। तो संपत्ति विषयक साम्यवाद क्या था? तो यदि हम उसको पढ़ें तो उसकी मुख्य विशेषता के रूप में बात आती है कि साम्यवाद केवल अभिभावक वर्ग के लिए था। जो प्लेटो का साम्यवाद था वो केवल अभिभावक वर्ग यानी शासक वर्ग के लिए था, सैनिक और उत्पादक वर्ग के लिए नहीं। हमें ज्ञात है कि प्लेटो ने अपने जो जितने भी राज्य के अंदर 3 वर्ग बताए थे कि बुद्धि जिसमें ज़्यादा होगी वो शासक वर्ग का अधिकारी होगा, जिसमें साहस ज़्यादा है या शक्ति या शौर्य ज़्यादा है वो सैनिक वर्ग का अधिकारी होगा, उसके लिए पात्र होगा, और जिसमें संयम या धैर्य ज़्यादा है वो उत्पादक वर्ग का स्वामी होगा। तो इस प्रकार 3 भागों में जब उसने वर्गों को बांटा तो केवल संपत्ति विषयक साम्यवाद एक ही वर्ग के लिए किया और वो था केवल अभिभावक वर्ग या शासक वर्ग के लिए। प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था राज्य की समस्त जनता के लिए नहीं वरन अभिभावक वर्ग यानी शासक वर्ग के लिए थी, उत्पादक व सैनिक वर्ग के लिए नहीं। इस साम्यवाद का उद्देश्य आर्थिक नहीं था वरन राजनीतिक था। प्लेटो एक ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जिसमें शासक वर्ग अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का श्रेष्ठता से संपादन कर सके। जिस प्रकार प्लेटो शासक वर्ग के लिए व्यापक शिक्षा की व्यवस्था करता है, कालांतर में उसी शिक्षा का प्रभाव समाप्त न हो जाए या दूषित तत्व उसके शासक के मन मस्तिष्क में कहीं प्रवेश न कर जाए, इसलिए उसने साम्यवाद की व्यवस्था की थी। प्लेटो ने अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति विषयक साम्यवाद का प्रतिपादन करते हुए कहा था कि पहली बात तो यह है
कि उसके पास केवल इतनी संपत्ति होगी जितनी जीवन जीने के लिए अनिवार्य हो। न तो उसके पास अपना घर होगा, न ही ऐसा कोई गोदाम होगा जो सबके लिए खुला न हो। उसे सामान्य भोजनालयों में भोजन करना होगा, सिपाहियों के डेरे में रहना होगा, सोने चांदी की चीजों को छू तक नहीं सकेगा। इसी में उसकी मुक्ति है। ऐसा करने से वे राज्य के संरक्षक बने रहेंगे। वे कभी अपनी भूमि, भवन व धन को अर्जित नहीं करेंगे तथा हमेशा नगरवासियों के सहायक बने रहेंगे तथा नागरिक उनसे कभी घृणा नहीं करेंगे। वे राष्ट्र का विकास कार्य सदैव निपुणता से पूर्ण करेंगे। इसका अर्थ यह होता है कि प्लेटो ने जिस शासक वर्ग को पूर्णता देने के लिए कि शासक वर्ग को 50 वर्ष तक वो शिक्षित करता रहता है और एक ऐसा शासक वर्ग बनाना चाहता है जो किसी भी कार्य में असक्षम न हो या कोई भी कार्य करने में उसे कहीं ना कहीं कोई निष्पक्षता का उसमें अभाव आ जाए या कोई भी ऐसा कारण हो जाए जो उसके आकर्षण का कारण बने और उस आकर्षण की वजह से वो कभी गलत निर्णय ले ले। तो ऐसा डर था और इसी डर को मिटाने के लिए प्लेटो ने ये अभिभावक वर्ग के लिए व्यवस्था की कि वो केवल कि वो ना तो उसके पास निजी घर होगा, ना ही उसके पास निजी घर होगा, वो सामान्य रूप से सामान्य डेरों में रहेगा, सामान्य रूप से भोजन करेगा, सोने चांदी की वस्तुओं को छुएगा तक नहीं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था उसने की थी, साम्यवादी व्यवस्था जो संपत्ति से रिलेटेड है कि संपत्ति की जितनी भी चीजें आती है, जो सोना चांदी, मकान, ऐश्वर्य, सुविधाजनक जीवन जो जीने के लिए उसको चाहिए, वो बिल्कुल भी उसके पास नहीं होना चाहिए। तभी वो अभिभावक वर्ग श्रेष्ठता से कार्य कर पाएगा। दूसरा है संपत्ति का दार्शनिक स्वरूप। कि संपत्ति का दार्शनिक स्वरूप उसने कैसे बताया कि प्लेटो के अनुसार साम्यवाद का अर्थ परिस्थितियों के उन सारे तत्वों को दूर करना है जिससे आत्मा का विकास लुप्त होता है। अतः संपत्ति का साम्यवाद ऐसे अवांछित तत्वों का निराकरण कर आत्मा के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है। कि जैसा प्लेटो ने कहा कि हमारी आत्मा कभी हमसे झूठ नहीं बोलती, तो इस आत्मा के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए प्लेटो ने संपत्ति का दार्शनिक स्वरूप प्रस्तुत किया और ये समझाने का प्रयास किया कि संपत्ति से दूर रहकर ही वह शासक वर्ग का व्यक्ति अधिक श्रेष्ठता से कार्य कर पाएगा। अगला है संपत्ति का साम्यवाद आर्थिक नहीं राजनीतिक मांग है। कि जैसा हमें लगता है आज के राजनीतिज्ञों को हम देखते हैं, शासक वर्ग के लोगों को हम देखते हैं, तो वो अर्थ के बिना, धन के बिना अपने कार्यों को संपादित नहीं कर पाते। तो उनकी कार्यशैली में धन की अधिकता बहुत ही आवश्यक है। लेकिन प्लेटो इस साम्यवाद को आर्थिक नहीं बनाना चाहता। वो क्या चाहता है कि ये राजनीतिक मांग है, कि अर्थ को राजनीतिक मांग की शासक वर्ग की मांग है कि वह अपने कार्यों को श्रेष्ठता से निष्पादित करे। तो उसने इसे आर्थिक नहीं बनाया कि शासक वर्ग बहुत अमीर होता है, जैसे आजकल के राजनेता होते हैं, खरबपति होते हैं और घोटालों में और पैसा कमा लेते हैं, तो उनकी धन राशि जो है, उनका कोष है, स्वयं का निजी कोष, वो लगातार बढ़ता ही जाता है। तो ऐसी व्यवस्था न हो, इसीलिए उसने कहा कि साम्यवाद आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक मांग है। प्लेटो राजनीतिक व आर्थिक शक्तियों में सहयोग से उत्पन्न अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित था। इसलिए राजनीतिक गड़बड़ियों व भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यह
वह राजनीतिक सत्ता को विवेक के अधीन रखना चाहता था। अतः विवेक के समक्ष आर्थिक प्रलोभन का कोई अवसर ही न होगा, ताकि शासक खुलकर जनता की सेवा कर सकेंगे। तो कहीं कोई प्रलोभन में शासक वर्ग न आ जाए, इसलिए उसने इस व्यवस्था की स्थापना की। अगला है संपत्ति के साम्यवाद का स्वरूप, कि क्या स्वरूप रहेगा संपत्ति का साम्यवाद का। तो प्लेटो का साम्यवाद केवल संरक्षक वर्ग के लिए था, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करेगा, आर्थिक वृत्तियों का परित्याग करेगा, जिसमें शासक के पास न कोई निजी संपत्ति होगी, न कोई आभूषण होंगे और न ही कोई संपत्ति या भूमि या भवन होगा। तो उसका स्वरूप ये रहेगा कि उसके पास ना कोई संपत्ति हो, निजी संपत्ति ही नहीं है, तो वो कहाँ से अपना निजी आलीशान बंगला बनाएगा जब उसके पास संपत्ति है ही नहीं। तो अंदर ऐश्वर्य और सुविधाजनक या आरामदेह चीजें जो हमारे जीवन को आसान बनाती है वो होंगी ही नहीं, तो वो अपना जीवन सामान्य रूप से बिताएगा। और यदि उसके पास ना भूमि है, ना भवन है, ना बैंक बैलेंस है, ना आभूषण है सोने चांदी तक के, वो केवल अपनी मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वो सामान्य भोजनालयों में भोजन करेगा और किसके साथ रहेगा, सैनिकों के डेरे में उन्हीं के साथ सुरक्षित जीवन व्यतीत करेगा। तो इस प्रकार से संपत्ति के साम्यवाद का जो स्वरूप उसने बताया प्लेटो ने, वो काफी विस्तृत था, काफी व्यापक था। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को हम देखते हैं तो वर्तमान परिस्थितियों में वो उपयुक्त नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इसकी आलोचनाओं की, कि किस रूप में प्लेटो ने इस सिद्धांत की आलोचना का पात्र बना, प्लेटो के सिद्धांत की आलोचना हुई और वो आलोचना किस रूप में हुई। तो पहली आलोचना है कि मानवीय प्रकृति की मूलभूत प्रकृतियों की अवहेलना, कि मानव प्रकृति धन की ओर आकर्षित होती है। ये हम छोटे से बच्चे को भी आप देखिए, आप उसको कोई चीज देंगे तो हो सकता है वो मना कर दे, नहीं लेगा, लेकिन आप उसको 10 रुपए का नोट पकड़ाएंगे तो फट से मुट्ठी भींच लेता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो समझ नहीं है उसको कि ये रुपए है या कुछ और, लेकिन वो आकर्षित हो जाता है। ये मानव प्रकृति है कि वो धन की ओर आकर्षित होता है। तो ये प्लेटो ने उसकी आलोचना का पात्र बना कि मानवीय प्रकृति की ही उसने अवहेलना कर दी, क्योंकि हम जितना धन कमाते हैं हमारी इच्छा रहती है कि हम और भी अधिक धन कमाएं और अधिक धन कमाएं। यदि हम देखें तो टाटा बिरला अंबानी को तो दिन भर सोते रहना चाहिए, क्यों धन कमाते हैं वो। तो लेकिन मानवीय प्रकृति है, जितना ज्यादा होता है उससे अधिक हमारी भूख बढ़ती जाती है और। दूसरी आलोचना की बात करते हैं तो समाज की प्रगति में अवरोध, कि यदि धनवान व्यक्ति नहीं होंगे तो समाज में क्या होगा, एक अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यदि करोड़पति लोग नहीं होते, धनवान लोग नहीं होते, तो कहाँ से ये इतने बड़े बड़े जो ऑफिसेस खुले हुए हैं या इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो उन्होंने खोल रखी हैं, या इतने सारे पेट्रोल पंप और जो बहुत सारी नई नई तकनीकों को वो हमारे देश में लेकर आए और इतने रोजगारोन्मुख उन्होंने कार्य किए हैं, वो सब हमारी प्रगति का कारण है। कि कितने लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है, उन सब की कमी आ जाएगी। तो संपत्ति के साम्यवाद से वो शासक वर्ग का जो साम्यवाद करता है वो कहीं ना कहीं समाज के लिए एक अवरोध उत्पन्न कर देता है। तीसरी आलोचना है उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं। तो आलोचनाओं में उत्पादक वर्ग पे लागू नहीं है, सैनिक वर्ग और सैनिक वर्ग पे भी लागू नहीं है, शासक वर्ग पर लागू है। तो सोचिए, जो व्यक्ति लगातार पढ़ रहा है, 20 साल तक तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की और उच्च शिक्षा प्राप्त करते करते वो 35 साल का हो गया और अब 15 साल के लिए प्लेटो उसको समाज के अंदर व्यावहारिक शिक्षा के लिए छोड़ देता है। यानी शिक्षा हासिल करते करते 50 साल का हो गया
और 50 साल होने के बावजूद भी वो उसे आरामदायक सुविधाजनक जीवन नहीं देता। तो भाई क्यों करे इतनी मेहनत? सवाल उठता है कि क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की, इतनी शिक्षा हासिल करने की? हम तो उत्पादक वर्ग में ही रहकर खुश होंगे, जहां पर जीवन के सारी सुख सुविधाओं का हम भरपूर मजा लेंगे। तो हमें इतनी शिक्षा हासिल क्यों करनी है? तो ये एक प्रश्न बनता है इसकी आलोचना के लिए। अगला है एकता बनाए रखना असंभव। कि एक तो आप बुद्धि की प्रखरता होने की वजह से क्या कर रहे हैं कि उसे शासक वर्ग का स्वामी बना रहे हैं, संरक्षक वर्ग का है, और दूसरी ओर आप उसे सैनिकों के डेरे में सुला रहे हैं कि सैनिकों के जो साधारण भोजनालय है या जो सैनिकों का डेरा है उसी में वो सोएगा, उन्हीं में खाएगा। तो फिर ये कैसे एकता संभव होगी उनमें? कैसे वो सामान्य जीवन, वो तो उनको देख के ज्यादा आकर्षित होगा कि ये मजे में है, मैं परेशान हूँ। तो जो एक एकता बनी हुई है हमारे समाज में उच्चता, मध्य और निम्न के बीच में, वो एकता कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी, ऐसा आलोचकों का मानना है। अगली आलोचना को देखते हैं। तो आलोचना है कि व्यक्तिगत संपत्ति का अंत सृजनशीलता के अंत के समान होगा। कि यदि व्यक्तिगत संपत्ति नष्ट कर दी जाए, जैसा प्लेटो का मानना है कि संपत्ति हमारे जीवन में बहुत नवीनता लेकर आती है, बहुत आधुनिकता लेके आती है, तो उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो यदि हमारे पास निजी संपत्ति नहीं होगी, हम निजी उपयोग के लिए हम उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, तो वो संपत्ति किसी कारण किसी भी काम की नहीं रहेगी। कि जब हम इतना धन कमाएं और वो हमारे काम ना आए तो क्या बेकार है वो संपत्ति? तो प्लेटो उसकी आलोचना होती है। जैसा मानो ये अभी हम वर्तमान परिस्थितियों को ही देखते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में यदि एक अच्छा मोबाइल आपके पास नहीं है, तो यदि आप मोबाइल में अच्छा इंटरनेट यूज नहीं करते, इंटरनेट का प्लान, तो ये जो शिक्षा हो, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो हमारी शिक्षा का अभाव हो सकता था कि हम यदि पैसे नहीं होते तो अच्छा मोबाइल नहीं खरीद पाते, मोबाइल खरीद लेते तो हम उसका इंटरनेट का रिचार्ज नहीं कर पाते। हमारे पास निजी संपत्ति है तभी तो हम लोग कर पा रहे हैं, और ये जो जुड़ाव हमारा बना हुआ है वो भी निजी संपत्ति का ही उदाहरण है। तो ये प्लेटो इसके लिए आलोचनाओं का पात्र बना कि उसने निजी संपत्ति की बहुत अधिक अवहेलना की है, जो गलत है। अगली आलोचना की तरफ चलते हैं कि प्लेटो का साम्यवाद अति साम्यवाद की श्रेणी में आता है। कि हमें ज्ञात है कि अति सर्वथा वर्जते, इसका अर्थ ये होता है कि किसी भी चीज की अति जब हम कर देते हैं तो वो गलत हो जाता है, वर्जित हो जाता है। इस साम्यवाद का जो ओरिजिनल रूप है वही समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार का जो साम्यवाद उसने किया, तो वो साम्यवाद धीरे धीरे अच्छाइयों को खोता जाता है और उसमें बुराइयां एंटर होती रहती है। तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो उसने जो साम्यवाद है उसका वो अति साम्यवाद की श्रेणी में आ जाता है। अगला साम्यवाद है सामान्य अनुभव के विरुद्ध। की अगली आलोचना जो है कि सामान्य अनुभव के विरुद्ध, ये जो साम्यवाद उसने किया प्लेटो ने, तो यह प्लेटो मनुष्य की जो सामान्य आवश्यकताएं हैं, मनुष्य की जो सामान्य इच्छाएं हैं, उन सब का गला ये घोट देता है इस तरीके से। तो ये सामान्य अनुभव यही कहता है कि प्लेटो इस प्रकार की जो हमारी विशेषताएं होती है, मानव स्वभाव जो होता है, उसे कहीं ना कहीं धूमिल कर देता है, खो देता है। और ये एक बहुत ही गलत विचारधारा उसने रखी कि जिसके पास अधिक धन संपत्ति होगी वो अधिक श्रेष्ठता से कार्य नहीं कर सकता। यदि हम परेशान होते हुए कोई कार्य करेंगे कि गर्मी लग रही है, मच्छर काट रहे हैं या कोई भी अन्य इधर से शोर आ रहा है, तो हम कैसे काम करेंगे? तो हम अपने दिमाग को जब तक शांत नहीं रखेंगे, सुविधाजनक जीवन को नहीं जिएंगे, तब तक शासक वर्ग श्रेष्ठता से कार्य नहीं कर सकता, ये हमारा अनुभव कहता है। लेकिन प्लेटो ने अपने इस अनुभव को
कहीं ना कहीं छोड़ दिया, भूल गया कि ये अनुभव गलत। तो इस प्रकार से हमने प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत, जो संपत्ति विषयक साम्यवाद था, उसकी विशेषताएं और आलोचनाएं पढ़ी, और कल हम पढ़ेंगे उसका परिवार विषयक साम्यवाद।